हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। उम्मीद कर रहा हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, रेड कलर का दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस की तैयारियों के लिए सारे वीडियोस दिए जाएंगे। ठीक है, अभी तक मैंने पढ़ाया था, ये एनसीईआरटी चल रहा है, एनसीईआरटी सीरीज़ में पढ़ा रहा हूँ। ऐसे आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा और छोटा सा मेरा चेहरा दिख रहा है, इसी तरीके से पढ़ाएंगे। इसके अलावा वाइट बोर्ड पे मेरी क्लासेस चलती हैं, उसमें आज शाम फंडामेंटल राइट्स की क्लास होगी, जो कि हो सकता है कल या परसों तक आपके पास आपके चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप पर नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल सा भिज गया। कह रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही मानो जाल सा भिज गया, कई दिशाओं में फैल गए। मध्य एशिया और इसके आगे तक भूमार्ग थे, समुद्र तट पर कई बंदरगाह भी बन चुके थे। ठीक है, जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया था। बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। आपको याद होगा, जब भारत की खोज के पहले भी भारत की खोज अंग्रेजों ने की थी। उसके पहले जब मेसोपोटामिया की सभ्यता और इधर हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ अगर मेसोपोटामिया सभ्यता में देखेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे, तो वहाँ की मुहरें आपस में मिलती हैं और एक जगह की मुहरें दूसरी जगह पे मिलती हैं। वो बातें मैंने किया है हड़प्पा की क्लास सेकंड थर्ड 3 क्लासेस हड़प्पा की डाली है, उसमें आप जाके देख सकते हो, बहुत बढ़िया से दिया हूँ। चलिए, बंगाल की खाड़ी में यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। यही काम हुआ था, याद होगा आपको, यही सेम टू सेम काम हुआ था कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज को संरक्षण दिया गया राजाओं द्वारा पैसे के बदले, यानी वही है कि देश को बेच रहे थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारी में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी, घोड़े खच्चर और जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक थी। समुद्री मार्ग सबसे सस्ता मार्ग माना जाता है, जिसमें बनाने की जरूरत नहीं। तमिल भाषा मत्स्यत्वन और प्राकृत भाषा सतवाहन और सेट्टी नाम के प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी होते थे। ये देखिएगा, फिर से एक बार इंडिकेट कर रहा हूँ, सतवाह, सेट्टी और मत्स्यत्वन सफल व्यापारी, बड़े सफल व्यापारी के नाम हैं तमिल भाषा में। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों और कपड़े और जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र से तक पहुंचाया जाता था। देखिए, साफ साफ लाइनें लिखी गई हैं। जो अरब देश थे, रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य को हम लोग क्या भेजते थे? पहली बात तो काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च हो गया। गरम मसाले, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। सूती कपड़े इंपोर्ट कर रहे हैं और जड़ी बूटियाँ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जड़ी बूटियाँ भी इंपोर्ट करते रहते थे। इसकी भारी मांग थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। सिक्के और राजा, अब देखिए सिक्का और राजा का संबंध कैसे होता है। सिक्कों पर प्रायः राजा अपनी फोटो बनाते थे या कुछ ऐसा पहचान बनवाते थे जिनसे इतिहास लिखने में इतिहासकारों को आसानी हुआ, या यूँ कहूँ सिक्के जो थे वो इतिहास के पुरातात्विक स्रोत थे, पुरातत्व के स्रोत थे, जिसके आधार पर इतिहास लिखा गया। व्यापार के लिए सिक्के का प्रचलन विनिमय की कुछ दर तक आसान हो गया था। अभी तक क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी हड़प्पा काल के लोगों के पास। हड़प्पा काल के बाद में वस्तु विनिमय प्रणाली से हटकर सिक्कों का, मुद्रा का प्रचलन हुआ कि एक सोने के सिक्के या एक किसी भी चीज़ के सिक्के के बदले इतना अनाज मिलेगा। इससे क्या होता था, आसानी हो गई वस्तुओं की खरीद और बेच में।
चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले ढाले और प्रयोग किए गए। कब किए गए? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। आपको कमेंट करके बताना है चांदी और तांबे का सर्वप्रथम सिक्का किसने ढलवाया था, किस राजा ने ढलवाया था, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। प्लीज़ कमेंट करिएगा। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके इनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्र पता किए कि इनका क्षेत्र कहाँ था, ये कहाँ प्रयोग होते थे, इनके बारे में पता चला। आहत सिक्के पर बने प्रतीक उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया, राजा सिक्का जारी करते थे। संभव है कि व्यापारी, धनपतिया और नागरिक ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिभा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया। हिंद यूनानी शासकों ने पहले सिक्के को जारी किया। ये आप अगर लूसेंट वगैरह पढ़ोगे तो उसमें पहले पेज में ही मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके क्वेश्चन जान लीजिए, ये तो फेवरेट क्वेश्चन होता है एसएससी बैंक का, सीधे क्वेश्चन आते हैं इधर से। हाँ, ये यूपीएससी और पीसीएस में बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है इनके आने की, फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियंत्रण हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण शासकों द्वारा जारी किया गया। कौन जारी किया सोने के सिक्के को? कुषाण शासक जारी किए। इनके आकार और वजन तात्कालीन रोमन सम्राटों और ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बिल्कुल बराबर था, यानी वो उनका अनुकरण करते थे, उनको फॉलो करते थे, ठीक है। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरा स्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के का व्यापक प्रयोग के संकेत मिले हैं। बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था इनसे। इसके अलावा दक्षिण भारत में अनेक पुरा स्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के भी मिले हैं। इससे रोमन सिक्के मिलने से ये पता चलता है कि इनका व्यापार रोमन से होता था, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि व्यापारी तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बधा नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे एक दे रहे हैं पेरिस्टिप्लस, यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ समुद्री यात्रा से है। ये देखिए लाल सागर कहा, जिसे लाल सागर कहा, ठीक है। आगे चलते हैं। नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। देखिए बहुत सही, रोमन साम्राज्य का हिस्सा तो नहीं था दक्षिण भारत, लेकिन व्यापारिक रूप से ये अभिन्न नहीं था, उससे बहुत ही मिला जुला था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के यौधेय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए। पुराविदों ने इन शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्कों के हजारों की संख्या में मिले हैं। ये तांबे के सिक्के जारी करते थे पंजाब और हरियाणा वाले, इनकी हजारों की संख्या में हमको मिला है, हमको प्राप्त हुआ है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किया है। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। कह रहे हैं कि गुप्त शासक जो सिक्के बनवाते थे उसके सोने बहुत ही कीमती थे, अति उत्तम थे, और गुप्त साम्राज्य को ही हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, है ना। अब इसका रीजन क्या है? जब हम गुप्त शासक को अलग से, जब मैं अपनी नोट से बनाऊंगी, ये एनसीईआरटी सीरीज है, इसमें मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलने वाला। जब मैं अपने मन से पढ़ाऊंगा आपको, अपनी हैंड राइटिंग नोट से आपको व्हाइट बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको स्वर्ण युग क्यों कहते हैं गुप्त शासक को, और गुप्त शासन में कौन कौन शासन किया है, सारी बातें धीरे धीरे करके एक एक वीडियो डालेंगे। बस आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए हमको, ठीक है।
दूर देशों में व्यापारिक विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। ठीक है, अब रीजन क्या होगा सोने के सिक्के कम मिलने शुरू हो गए? क्योंकि क्या होता था कि सोने के सिक्के इतने महंगे होते हैं कि व्यापारी मतलब सोने के सिक्के 1 रुपये, मान लो 1 रुपये हुआ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो 10 रुपये का सोने का सिक्का था, सोने का गोल्ड का सिक्का था, लेकिन उस गोल्ड की कीमत ही आप समझ लीजिए कि 200 या 500 रही होगी उस टाइम के, एक आंकड़ा बना रहा हूँ, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। 10 रुपये का अगर सिक्का बनाएंगे उसकी कीमत हज़ारों में होगी। इसकी कीमत ही इतना ज़्यादा थी, तो क्या करते थे नॉर्मल आम आदमी क्या करता था, इस सोने के सिक्कों को बेच देता था और अधिक धन अर्जन कर लेता था, अधिक सामान ले लेता था। इससे क्या होती थी, काला बाजारी शुरू होने लगी उस मार्केट में। तो इसलिए सोने के सिक्के अब देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोने के सिक्के कम मिलने हो गए। इससे एक संकेत मिलता है कि इस काल में आर्थिक संकट पैदा हो गया था। मैंने रीजन बता दिया। इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद है। ठीक है, मतभेद है, जितने दिमाग होते हैं उतनी सारी बातें होती हैं। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे इन राज्यों में संपन्नता पर असर पड़ा। ठीक है, चलिए सही बात है। कुछ लोगों का कहना है कि इस काल में, कुछ लोगों का कहना है, कहाँ गया, कुछ लोगों का कहना है इस काल में नए नगरों और व्यापारों के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा। इसका कारण उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल में सोने के सिक्कों का मिलना कम तो हो गया, लेकिन अभिलेख और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता है। हालांकि इसका अर्थ यह है कि सोने के सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि प्रचलन में थे और इनकी संग्रह करके रखा नहीं जा सका। वही बात में, और हुआ क्या, अब मिलने का रीजन दो चीज़ था। एक तो मैंने बता दी, एक सिक्कों को ढला दी, साथ ही जब ये सभ्यताएं अंत हो गई, गुप्त साम्राज्य अंत हो गया और आधुनिक समय आ गया, पुरातत्व खोज जब हो रही थी 1920 के दशक में, 20वीं शताब्दी की बात करें, 20वीं शताब्दी में अगर एक भी सोने का सिक्का किसी को मिला होगा तो वो क्या करता था, बेच के उसको पैसे अर्जन कर लेता था। वो बताता ही नहीं था कि हमको सोने का भंडार मिला है या सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, ऐसे हुआ था। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बहुत विस्तार से दिया गया है, मैं देखता हूँ, चलिए देखते हैं। एक अभिलेख मिला, उसके अर्थ कैसे निकालेंगे उसके करें। इसके अलावा अभिलेखों के अंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को ज्ञात कैसे होता है कि अभिलेखों में क्या लिखा है। चलिए देखते हैं। ये कुछ सिक्के दिए गए हैं, जैसे ये एक गुप्त शासक का सिक्का है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए इसका अध्ययन कैसे करेंगे। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया था। 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन किया और अक्षरों के प्राचीन अक्षरों का नमूना किया। जैसे मैंने बताया था कि कुछ अक्षर इस प्रकार हैं, यहाँ पे दिया भी गया है। शुरुआत में देखो, शुरुआत में का इस प्रकार लिखा जा रहा था। आज के का को ऐसे लिखते हैं, पहले का ऐसे लिखा जा रहा था। चा को ऐसे लिखते थे, चा ऐसे है। ठीक है, दा है ये, और ये दा है, ये माँ है और ये रा है। इस प्रकार से पहचाना जाने लगा। पढ़ते 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 हम लोगों ने समझ लिया कि क्या है। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसपे ने अशोककालीन ब्रह्मलिपि को 1838 में अर्थ निकाला। कौन निकाला? जेम्स प्रिंसपे ने अध्ययन करके इसका अर्थ निकाला। खगोष्ठी लिपि के बारे में बता रहे हैं, मैं इसको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। खगोष्ठी लिपि क्या होती है? जैसे नॉर्मली भाषा है, हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। खगोष्ठी भाषा में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। ठीक है, पहली बात है। खगोष्ठी लिपि के बारे में जैसा कि बताया, इनकी भी पहचान जेम्स प्रिंसपे ने ही की थी। जेम्स प्रिंसपे ने किया था। ये देखिए प्रिंसपे लिखा गया है,
प्रिंसिपे ने ही की थी। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकारों और अभिलेख शास्त्रियों के काम करने का तरीके से पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण, एनसीईआरटी की खासियत है कि हर चीज उदाहरण देके समझाता है। एक अभिलेख है स्रोत 10 में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है। उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया, जैसे देवान प्रिय, देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी, देखने में सुंदर। अशोक के अन्य अभिलेखों में मिलता है, इनकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि विषम शैली, भाषा और पूरा विज्ञान सबसे समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। क्या था कि लिखावट एक जैसी थी, मैटर एक जैसे था, जो गोल होता है, जो लक्ष्य होता है वो एक जैसे था, और एक ही शासक का था जो कि धम्म का प्रचार कर रहा है, और उसने अपने नाम को प्रियदर्शी बताया है, प्रियदर्शी, या बताया है देवानप्रिय। ठीक है, तो इस आधार पर अशोक बताया, अंदाजा लगाया गया कि ये सारे शासक एक ही शासक के हैं, जो कि अशोक के नाम से है, अशोक के नाम पर हुआ करता था। अभिलेख साक्ष्य की सीमा। ठीक है, अभिलेख, जैसे ही मैंने कहा, अभिलेख इतिहास लिखने में बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम होती है कि अभिलेखों को पढ़ने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, या हम सही अर्थ निकालने में असमर्थ हैं। जैसे कि अभिलेखों को नष्ट भी हो सकते हैं, जिसके अक्षर लुप्त हो जाते हैं। अभिलेख के कुछ अक्षर लुप्त हो गए, इसलिए प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अभिलेखों के लिखे शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ विशेष स्थान या समय से संबंधित हैं। ठीक है, यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें तो पाएंगे कि विद्वान को इसके पढ़ने के लिए वैकल्पिक विधियों पर चर्चा किया गया है, उसके बारे में करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर 2 एनसीईआरटी का ख़त्म हो गया। यहाँ पे कुछ डेट दिए गई हैं। आप इस पीडीएफ को एनसीईआरटी ऐप के द्वारा डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें आपका पैसा नहीं लगेगा। बस आज की क्लास में इतना ही। जाते जाते कहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोग तक शेयर करिए। ये पूरी तरह फ्री क्लासेज है ISPCS के लिए, ये लोगों तक पहुंचाइए, हमारी मदद करिए लोगों तक इस कक्षाओं को, फ्री कक्षाओं को पहुंचाने में। ये पूरी तरह मुफ्त कक्षाएं हैं। ओके भाई, धन्यवाद, नमस्कार।